नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान माटी से समृद्ध होते हैं, वे मिट्टी से सोना उपजाते हैं, अपने श्रम से संसार का पेट भरते हैं और मौसम के बदलते मिजाज को पहचान कर अपने कार्य में लगातार जुटे रहते हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हम हर रोज सुबह आपके साथ आते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, जैसा कि इस समय सोयाबीन की फसल फलियों की अवस्था पर है, हमारे जो किसान बीज उत्पादन के लिए सोयाबीन की फसल लगाए हैं, वे अपनी फसल से गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करने के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में अपने अनुभव बता रहे हैं फतेहपुरा जिला राजसमंद के प्रगतिशील किसान शिव सिंह चौहान। मेरे पास 6.5 हेक्टेयर का मेरा खुद का फार्म है। इसमें मैं पिछले 8-10 साल से बीज उत्पादन का कार्यक्रम ले रहा हूँ। जनरली खरीफ में हम मक्का को छोड़ के सोयाबीन पे आ गए हैं। और इसमें होता है कैसा, RSC राजस्थान राज्य बीज निगम से हमें ब्रीडर या फाउंडेशन सीड मिलता है और ऑन कॉस्ट हम बीज का पैसा दे के लाते हैं। जो मार्केट की रेट होती है उससे 15% उसका पैसा ज़्यादा देना पड़ता है बीज का, तो उसकी शुल्क वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह फीस लगती है। फिर उनके दिशा निर्देशन में हम इनकी टाइम से जब भी होता है टाइम इनकी सोइंग करवाते हैं। सोयाबीन की बीज उत्पादन की तकनीक। अधिक पैदावार के लिए अच्छी गुणवत्ता का बीज होना आवश्यक है। सामान्यतः घर के अनाज से निकाले गए बीज की तुलना में प्रमाणित बीज बोने से 15 से 20% अधिक पैदावार प्राप्त होती है। अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, जो इस प्रकार से है। और मैंने यहाँ मेरे जो पीछे जो सोयाबीन की फसल खड़ी है, ये RKS 45 वेराइटी है, RKS 24 वेराइटी है, जो कोटा विश्वविद्यालय की इजाद की हुई है। ये 100 दिन की फसल है। हमने इसकी सोइंग लगभग 2 जुलाई को करी है। पृथक्करण दूरी। बीज उत्पादन करने वाले कृषकों को यह अवश्य ध्यान में रखना चाहिए कि जिस फसल के बीज का वह उत्पादन करने जा रहे हैं, एक फसल की दूरी दूसरी फसल से उचित होना चाहिए। इसमें लाइन से लाइन की दूरी हमने 30 सेंटीमीटर रख रखी है और प्लांट से प्लांट की बराबर 4 या 5 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस है। हमने बीज इसमें 16 किलो पर बीघा, मसलन 80 किलो पर हेक्टेयर डाला है। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सोइंग करते हैं तो दाना बहुत मतलब 2.5 से 3 सेंटीमीटर डीप ही होना चाहिए। उससे ज़्यादा डीप होता है जर्मिनेशन प्रॉब्लम आती है। और बोई के बाद 15-18 दिन बाद हमने इसमें एक वीडीसाइड का उपयोग किया है, खरपतवार नाशी का। वीडीसाइड हमने बोई के 18-20 दिन बाद इमेजा थाइपर प्लस इमेजा मॉक्स मार्केट में मिलते हैं। वीडीसाइड के स्प्रे के बाद 5-7 रोज में हमारा जितना भी वीडीसाइड था एक बार सारा कंट्रोल हो गया। कोई स्प्रे नहीं किया हमने। उसके बाद इसमें 45 दिन फ्लावर आने लग गए। फ्लावर आने के साथ ही सोयाबीन में इल्लियों का प्रकोप ज़्यादा रहता है, जैसे गडर बीटल है, टोमेटो कैटरपिलर है, सेमिलूपर है, लूपर है। इनके लिए हमने एक पेस्टिसाइड का उपयोग किया है, इमामेक्टिन बेंजोएट। 4 लीटर में 1 ग्राम, उससे इल्ली हमारी कंट्रोल हो गई है। अभी बीच में 15-20 रोज रेनफॉल नहीं हुआ था तो हमने इसमें इरिगेशन स्टार्ट कर दी थी। प्रक्षेत्र का निरीक्षण। बीज उत्पादन करने वाले कृषकों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। रोगिंग का कार्य फसलों की 3 अवस्थाओं में की जाती है। फूल आने से पहले, फूल के समय, 3 फसल पकने के समय। लेकिन कटाई के पहले बालियों का रंग देखकर करते हैं। फसल की कटाई मड़ाई। फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार की प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए। फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद सही अवस्था में ही कटाई करनी चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व थ्रेशर को अच्छी तरह से साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं और बीजों की श्रेणीकरण के बाद बीज प्रमाणीकरण संस्थान द्वारा बीज को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट में सही पाए जाने के बाद बीज को उपचारित करके बीजों के प्रकार के अनुसार टैग लगाकर पैकिंग किया जाता है। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं।
प्रोडक्शन पर हेक्टर ये निकलता था 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टर बताओ, 10,000 वर्ग मीटर का। सिस्टम से हमारी ग्रेडिंग होती है। जो ये रो सीड पैदा होगा ये हमें हमारी स्तर से पैकिंग करके उदयपुर निगम का जो भी प्लांट है सवीना मंडी, वहाँ हमें पहुँचाना पड़ता है। और अंडर साइज मतलब ग्रेडिंग होने के बाद इसकी लेबोरेटरी जांच करते हैं वो लोग। 2 तरह के इसमें लेबोरेटरी के टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट में अगर अपना लोड पास हो जाता है तो फिर उसके ऊपर जो मार्केट है या MSP है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उस पर 1100 रुपये हमारा बोनस प्रीमियम है। इस प्रक्रिया को गुजरने में 6 महीने लगते हैं सर। किसानों से सलाह है कि वो बीज निगम से जुड़े, NA से जुड़े, RA से जुड़े या प्राइवेट सेक्टर से जुड़े। इसमें लाभ ही लाभ है। मैं पिछले 8-10 साल से काम कर रहा हूँ। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, कल के अन्नदाता कार्यक्रम में हमने आपको बटन मशरूम उत्पादन के लिए कंपोस्ट तैयार की विधि के बारे में बताया था और आज इसी कड़ी में हम जानेंगे बटन मशरूम के उत्पादन तकनीक के बारे में, जिससे आपको इससे अच्छा लाभ मिले। तो चलिए बटन मशरूम के उत्पादन तकनीक की पूरी जानकारी लेते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर कुमारी शारदा से। जैसा कि आप जानते हैं कि इसका नाम एगेरिकस बायोस्पोरस है और बटन मशरूम कहने से मतलब होता है कि जो ज़्यादा सर्दी में उगाया जाता है। इसकी खेती थोड़ी जटिल होती है। ये जटिल इसलिए है कि इसमें कंपोस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ती है और ये कंपोस्ट कम से कम 4 सप्ताह लगता है बनाने में। चूँकि उसमें फंगस लगने की संभावना रहती है, इसलिए पक्के प्लेटफॉर्म पर 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई में फैला देते हैं और 48 घंटे तक उस पर पानी डालते रहते हैं। पानी डालते समय ये ध्यान रखते हैं कि दोनों पैरों से भूसे को मसलते रहें ताकि उसमें अच्छी तरह पानी मिल जाए। और पानी मिलने पर उसकी जांच इस तरह करते हैं कि मुट्ठी में लेकर अगर दबाते हैं 3-4 बूंद पानी निकलता है तो हम समझते हैं कि इसमें 68 से 70% नमी हो गई है। जैसे हम लोग 48 घंटे तक भूसे को भिगोते रहते हैं और तैयार कंपोस्ट को फसल कक्ष या घर में बांस के बने 4 सतह के रेक में पॉलिथीन बिछा देते हैं। इसके बाद इसके ऊपर रैकों में 6 से 9 इंच तक कंपोस्ट भरते हैं। किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है मशरूम की स्पानिंग या बिजाई की। तो इसके लिए 1 क्विंटल कंपोस्ट में स्पान 600 ग्राम से 750 ग्राम अच्छी प्रकार मिलाया जाता है और ये कार्य बहुत ही सावधानी पूर्वक करें। अब स्पान मिलाने में हम उसको पॉलीथीन की थैलियों में भी भर सकते हैं या हम उसको जो रैक बना करके उस पर भी पॉलीथीन बिछा करके ये कंपोस्ट भर सकते हैं और उसमें बिजाई कर सकते हैं। बिजाई करने में हमको सबसे आसान तरीका है कि जितना हमारा स्पान है 0.5 से 0.75% की दर से हमारा जितना स्पान लगेगा वो स्पान हम पूरे जो कंपोस्ट तैयार है उसमें मिला देते हैं और मिला करके हम थैलियों में 2/3 भरते हैं और थैलियों की साइज 16 इंच इंटू 22 इंच रखना है और उसमें 2/3 भर देते हैं। भर करके और उसको रैक पर रख दिए। रैक पर रखने के पहले वहाँ पर 2% फॉर्मेलिन का घोल बना करके उसका पोछा लगा देते हैं और दीवारों पर भी छिड़काव करके रख देते हैं। और इसमें खास करके ये ध्यान रखना है कि हम जहाँ मशरूम उगा रहे हैं वहाँ दरवाजे पर एक बोरी में फॉर्मेलिन 2% डाल करके घोल और छोड़ देते हैं और कोई भी व्यक्ति अंदर घुसे तो उसमें पैर पोंछ करके ही अंदर जाएगा। और अच्छी फसल लेने के लिए हम उसमें सुबह शाम करीब 3 से 4 घंटे ताज़ी हवा कमरे में आनी चाहिए। वैसे खिड़की दरवाजे सारे पर बोरी या टाट टांग देते हैं, अंधेरा रखते हैं, लेकिन 2-3 घंटे उसमें रोशनी आनी चाहिए। जब पॉलीथीन की थैलियों में हमने स्पॉनिंग कर दी, मतलब बिजाई कर दी, उसके बाद उस पर पेपर बिछा देते हैं। जो न्यूज़पेपर है उस पॉलीथीन के ऊपर जो पेपर बिछा करके और ढक करके छोड़ देते हैं और सुबह शाम उस पर
पानी डालते हैं स्प्रेयर से, सुबह शाम उस पेपर पे पानी डालते हैं ताकि नमी बनी रहे। इस तरह करीब 15 दिन में ये जो हमने बीज डाला है वो इसका माइसेलियम डेवलप कर जाएगा और सफ़ेद हो जाएगा। पूरा जो कंपोस्ट है वो सफ़ेद हो जाएगा। 15 दिन के बाद इसमें हमको केसिंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि बटन मशरूम की खेती बिना केसिंग किए नहीं हो सकती है। तो जब हम बिजाई कर लेते हैं उसके 1 सप्ताह बाद ही हमें केसिंग मिट्टी, मतलब कि कवर करने वाली मिट्टी तैयार कर लेनी है। इस केसिंग मिट्टी में हमको बगीचे की मिट्टी और बालू दोनों बराबर मात्रा में लेकर के उसको फॉर्मेलिन से ट्रीट कर देते हैं। फॉर्मेलिन से पूरी तरह से भिगा देते हैं और भिगा करके करीब 7 दिन छोड़ देते हैं। और 7 दिन छोड़ते हैं, 1 दिन पहले हम उसको जो पॉलीथीन से ढके हुए रहते हैं उसको हटा करके और बेलचा या किसी चीज़ से उलट पुलट देते हैं, ताकि जो उसकी अमोनिया की गंध है और फॉर्मेलिन की जो गंध है वो निकल जाए और फिर ये केसिंग मिट्टी तैयार हो जाती है। उसका पेपर हटा देते हैं, जो अखबार बिछाया है हमने उसको हटा देते हैं और 3 से 4 सेंटीमीटर उस पर जो केसिंग मिट्टी तैयार है वो उस पर बिछा देते हैं। बिछा करके और फिर हम पेपर अब नहीं डालते हैं। बिछाने के बाद उसको सुबह शाम जैसे हम स्प्रे करते थे वैसे स्प्रे करते रहते हैं। करीब 15 दिन बाद, कहने का मतलब कि बिजाई से करीब 1 महीने बाद उसमें मशरूम का पिन निकलना शुरू हो जाता है और 3 से 4 दिन में वो तैयार हो जाता है। अब बात आती है किसान बटन मशरूम की तुड़ाई योग्य मशरूम की पहचान कैसे करें तथा तैयार मशरूम की तुड़ाई किस तरीके से करें कि अधिक फायदा हो। इसके बारे में सुझाव के लिए मिलते हैं। 3 से 4 दिन में जब आपका जो उसका डायमीटर है वो करीब 2.5 सेंटीमीटर का हो और ये देख लेते हैं कि किनारा उसका खुले नहीं, उसकी छतरी खुले नहीं, उससे पहले उसको घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके तोड़ लेना है। और उसका कटा हिस्सा जहाँ पे पॉलीथीन में हमने लगाया है वहाँ पर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो उससे फफूंद लग जाता है और दूसरी बीमारियाँ लगने की संभावना होती है। तो इस तरह से जो मशरूम उगना शुरू होता है तो करीब 1 महीने तक ये फसल चलती रहती है। तोड़ने के समय जब हमको तोड़ करके बाजार भेजना है उस समय किसी दवा का प्रयोग नहीं करते हैं। इस तरह ये अगर 1 क्विंटल खाद है हमारा तो उससे करीब 20 से 25 किलोग्राम मशरूम तैयार हो जाता है। हाँ, किसान भाई को अगर सीखना है तो इसके लिए थोड़ी प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। 3 दिन का प्रशिक्षण होता रहता है। 20 ही प्रशिक्षणार्थी एक बार प्रशिक्षण ले सकते हैं, इसलिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कृषि विज्ञान केंद्र में आकर अपना फॉर्म भर दें। तो इस तरह कृषि विज्ञान केंद्र हमेशा उनको प्रशिक्षण देने के लिए किसानों को तैयार रहता है। कभी भी जानकारी ले सकते हैं, कई लोग टेलीफोन से भी जानकारी ले सकते हैं और यहाँ आकर प्रशिक्षण ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। धान की समय से और देर से लगाई गई फसलें बालियों की अवस्था में हैं, तो जैसा कि धान की फसल में कीट रोगों का प्रकोप अन्य खाद्यान्न फसलों की तुलना में अधिक होता है, जिनसे फसल में भारी क्षति भी होती है। तो धान की फसल में लगने वाले कीट रोगों की पहचान और नियंत्रण किस प्रकार से करें, जिस पर चर्चा करेंगे डॉक्टर AK यादव से। जब आप रोग और कीटों का सही समय पर और सही तरीके से अगर उनका प्रबंधन कर लेते हैं तो हमारे प्रति हेक्टेयर या उत्पादन अच्छा प्राप्त कर सकता है। अगर हमारे किसान भाइयों के द्वारा रोग और कीटों का सही प्रबंधन नहीं किया जाता है तो कभी कभी उत्पादन हमारा 40 से 50% तक भी प्रभावित हो जाता है। इसके लिए किसान भाइयों आप देखें कि हमारी इसमें बाल की अवस्था लगभग धान में आने वाली है या आ चुकी है। इसके लिए कुछ हमारे कीट हैं, अगर हमारे बाल अवस्था पर इनका प्रबंधन कर लिया जाए और कुछ हमारे रोग हैं अगर उनका भी प्रबंधन कर लिया जाता है तो उत्पादन बहुत अच्छा प्राप्त होता है। इसके लिए किसान भाई आप देखेंगे जहाँ पर बाल आने की सिचुएशन है या बाल आ गई है वहाँ पर एक मुख्य रूप से कीट लगता है गंधी बग। आप देखते होंगे कि इस बग का जो हमारा शिशु होता है और इसका जो प्रौढ़ होता है दोनों ही ये हमारे पत्तियों और हमारी बाल से रस चूस करके पत्ती को सफ़ेद रंग के में परिवर्तित कर देते हैं और इससे हमारा
फसल का बहुत ही आर्थिक नुकसान होता है। इसके प्रबंधन के लिए किसान भाइयों देखेंगे गंधी बग के लिए कि इसके लिए चूंकि ये हमारी रस चूसने वाले हैं, तो इसमें आप मुख्य रूप से देखेंगे जैसे भी कोई भी हमारी डस्ट है, जैसे मैलाथियन डस्ट है या फिर धूल के नाम से आती है हमारी जो कीटनाशक होती है, उसकी 20 से 25 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से अगर हमारे फसल में सुबह के पहर में या शाम के पहर में अगर इसका हम समय पर छिड़काव कर देते हैं तो गंधी बग से अपनी फसल को बचा करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ हमारे रोग भी होते हैं, इनसे रोगों से भी अच्छा उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मुख्य रूप से आता है एक जीवाणु झुलसा के नाम से आता है। इसमें आप देखेंगे कि हमारे कभी कभी जो पत्तियां होती हैं वो हमारी जो है नुकीली हो जाती हैं और उन पत्तियों के साथ साथ उनका किनारा होता है वो हमारा सूख जाता है, नुकीला हो जाता है, लटक जाती है। इससे आप देखेंगे कि हमारी फसल पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस रोग के प्रबंधन के लिए हमारे किसान भाई आप देखेंगे कि इसमें अगर 15 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन और 500 ग्राम जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दोनों को एक उपयुक्त मात्रा में घोल बना करके और एक निश्चित अंतराल पर अगर हम फसल पर छिड़काव करते हैं तो आप इस रोग से अपने फसल को पूरा बचा करके अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। दूसरा आता है शीत ब्लाइट। इसमें आप देखेंगे कि जो हमारी फसल जो खड़ी होती है खेत में उसमें जो शीत होती है उस पर शीत पर जगह जगह पर आप देखेंगे कि उसमें हल्के से कत्थई रंग के या पीले रंग के पहले स्पॉट बनते हैं और फिर उसके पीछे पीला पीला रंग का घेरा टाइप का बन जाता है। इसके प्रबंधन के लिए किसान भाई आप देखेंगे कि इसको समय रहते प्रबंधन करने के लिए आप क्या करेंगे कि इस फसल से अच्छा नुकसान ना हो, इसके लिए हेक्साकोनाजोल 5 EC 2 मिलीलीटर या प्रोपिकोनाजोल 25 EC 1 मिलीलीटर या 2 मिलीलीटर वेलिडामाइसिन प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। इस तरह से किसान भाइयों देखेंगे कि धान की फसल से कीट और रोगों से बचा करके अच्छा उत्पादन लेने के लिए अगर इन वैज्ञानिक संस्कृतियों को कीट और प्रबंधन के लिए प्रयोग करेंगे तो प्रति हेक्टेयर एरिया में आपको अच्छा आर्थिक उत्पादन और अच्छा आर्थिक उत्पादन प्राप्त होगा। धन्यवाद। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है बलदेवपुरा जिला बूंदी से हनुमान बैरवा ने। आप भिंडी की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हनुमान जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। भिंडी में लगने वाले हानिकारक कीड़े और हानिकारक बरोथियां यानी माइट से होने वाले नुकसान के बचाव के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। सूक्ष्म जीव नाम का जिसे हम हानिकारक बरोथी कहते हैं, लाल मकड़ी कहते हैं, स्पाइडर माइट कहते हैं, इसका भी प्रकोप बहुत ही भयंकर रूप से होता है। माइट का प्रकोप बढ़ता जाता है। इसका प्रकोप होता है जो कि सैकड़ों की संख्या में एक पत्ती में रहती है और कोमल तना, पुष्पकली और यहाँ तक कि जो नवीन कोमल फल होते हैं उसमें भी इसका आक्रमण सैकड़ों की संख्या में होता है जो उनके रस को चूसते हैं, जिसके चलते फलन में कमी आती है, पुष्पन में कमी आती है और उपज कम हो जाता है। और जब फलन शुरू होता है तो फल में यही जो फल छेदक का जो पिल्लू है, शिशु कीट है, उससे प्रवेश कर जाता है और उसके अंदर ही अंदर खाते रहता है, जिसके चलते फल टेढ़े मेढ़े भी हो जाते हैं और इसका दाम बाजार में नहीं मिलता है, आदमी को के उपयोग में लाना मुश्किल हो जाता है। तो ये है हमारा कीड़ों और बरोथियों की समस्या। और इसे निजात पाने के लिए जैसा बता चुके थे क्लोरोपाइरीफॉस के जलीय घोल का उपयोग अगर हम वाटर के झरने के द्वारा करें जल क्षेत्र में तो हम दीमक को नियंत्रित कर सकते हैं। और जब कुछ पौधा बड़ा हो जाए तो उसमें इंडोक्साकार्ब या इमिडाक्लोप्रिड नाम का दवाई का 1 से 1.5 ml दवाई प्रति लीटर पानी में घोल बना करके शाम की बेला में छिड़काव करके हम वो जो सफ़ेद मक्खी है, मधुआ है, उससे होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं। और जब फलन होता है, इसमें फल लगने लगता है, तो उससे निजात पाने के लिए हम बैक्टीरिया से निर्मित कीटनाशी जैसे बीटी है, बीटी से बना हुआ निर्मित कीटनाशी बाजार में मिलता है डेल्फिन के नाम से, बायोबिट के नाम से। तो इस दोनों में किसी एक का 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके
शाम की बेला में छिड़काव करना चाहिए। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कपास की फसल में करें समय रहते रोग और कीटों का नियंत्रण। समन्वित कृषि प्रणाली अपनाने से किसान होंगे समृद्ध। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800419255 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।